नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके नए चैप्टर पर। फाइनली हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आपको होगा इंटीग्रेशन, हमने तो सुना है बहुत हार्ड है, बट एक्चुअल में सही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत नए कॉन्सेप्ट आप सबके लिए। जिन बच्चों ने फिजिक्स, जिनके पास फिजिक्स होगी, जो पीसीएम वाले बच्चे होंगे, उनको थोड़ा सा इंटीग्रेशन पहले भी आता होगा, उन्होंने थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ भी लिया होगा। बट आपको पता है मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है और हमें 100 तक पहुंचना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, जब मैंने इंटीग्रेशन बहुत क्यूरियोसिटी से स्टार्ट किया था। जब मैं 12th में था, मैं सोचा था बहुत अच्छा चैप्टर होगा, और पहले दिन ही क्या हुआ कि स्कूल के टीचर ने क्या करा, 3 पेज में फॉर्मूला उन्होंने पकड़ा दिया, और इंटीग्रेशन जो है वो बहुत बर्डन लगने लगा। हालांकि बाद में जाके जब खुद प्रैक्टिस करने लगे तब जाके इंटरेस्टिंग बना वो चीज। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ कि आपको पहले ही फॉर्मूला लिखवा दूं, और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से समझेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या, क्या मतलब है इसका, डेरिवेशन से क्या रिलेशन बनता है, क्यों हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो तैयार रहिए सभी के सभी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर भी है, बहुत नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे। हर एक्सरसाइज अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया इंटरेस्टिंग और बेहतरीन आग लगा देने वाला चैप्टर, इंटीग्रेशन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज मैं बिना कॉन्सेप्ट के नहीं समझा सकता। पहले कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप देखो 90% जो चीजें हैं वो अपने आप को क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली चीज आती है कि इंटीग्रल्स होता क्या है, हम इंटीग्रल्स किसे बोलते हैं। तो इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन जो आप दे सकते हो या बता सकते हो वो है एंटी डेरिवेटिव। इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा होता है। इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। आप इसे एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, यानी ये डेरिवेशन का बिल्कुल इनवर्स होता है, उल्टा होता है। या आप और अच्छा बताना चाहो और डिफरेंट करके अच्छे से बताना चाहो तो आप लिख सकते हो इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। अभी सर जी इनवर्स प्रोसेस का क्या मतलब है, यही मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूं। अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नंबर नहीं है, ये सिर्फ इंटीग्रल्स की डेफिनेशन है। तो कभी एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं भाई, इतने बड़े लेवल पे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा। बट बच्चों जब बड़े बड़े इंटरव्यू में लोग बैठते हैं ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है तो इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रल्स के दो मतलब आप बता सकते हो। आप एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, या आपको और अच्छे से बोलना है तो बोलना इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये अगले 5 से 7 मिनट में आपको क्लियर होने वाला है कि इस लाइन का मतलब क्या है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन को या इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं। इस प्रकार से इंटीग्रल को लिखा जाता है। dx का मतलब यह है कि हम x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। y होगा तो y लिखोगे, जैसे डेरिवेटिव होता था। थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो d थीटा लिखना पड़ेगा, t का इंटीग्रेशन करोगे तो d t आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन करोगे तो d y आ जाएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे वो यहां पे आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का ये एक तरह से नोटेशन है, ये सिंबल है कि हम इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं। तो ये सबसे पहले आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि आगे भविष्य में कहीं भी आप बड़े एग्जाम दोगे या इंटरव्यू की तैयारी करोगे, देन आपको समझ में आएगा इसके कितने ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन 12th क्लास की बुक में दिया हुआ है, तो आप बच नहीं सकते ना कि मुझे डेफिनेशन नहीं पता। तो दो चीजें याद रखो, इंटीग्रल्स इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव होता है, और इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस होता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये हमने डेफिनेशन समझ लिया। अब आते हैं बेटा पहले कॉन्सेप्ट पे। आपको पता है अब तक मैंने जितने भी चैप्टर कराए वो आपको रूल के बेस पे कराए। तो सबसे पहला रूल लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट, कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है। आपने सर बोल दिया कि इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, तो मैं पहला हेडिंग डालो बेटा एंटी डेरिवेटिव, इसको एंटी डेरिवेटिव ही हेडिंग डाल देता हूं। या इसको आजकल एक नए वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, आपके बुक में अक्सर ये वर्ड यूज होता है, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये भी लिख लो
कि ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कई बार ये वर्ड लिखा हुआ जाता है कि इंटीग्रेशन करो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो बच्चा कंफ्यूज जाता है कि यार ये कौन सा मेथड है। तो कुछ नहीं करना आपको, एंटी डेरिवेटिव से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। ये आपको दोनों चीज अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, आप ये बताइए कि आपको एग्जाम में बोला जाता है कि भाई आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये आपको बोल दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, या आपको बोला जाता है कि एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव कीजिए, या आपको बोला जाता है एक्स स्क्वायर का मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कीजिए, ठीक है। इनमें से कुछ भी आपसे एक चीज बोल सकते हैं। तो पहले आपको डेरिवेशन सोचो, आप इसका डेरिवेशन सोचो कि एक्स स्क्वायर कब आया होगा। आपके हिसाब से एक्स स्क्वायर कब आया होगा, जब हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तभी तो स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ होगा। जब हमने डेरिवेटिव किया, ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है जिसका मुझे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से एक्स स्क्वायर कब आया होगा, जब मैंने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या क्या होगा, 3 आ गया, हो गया 3 और एक्स स्क्वायर। ये बात, इस बात से तो मेरी बात से सहमत हो, यही आया होगा ना, यही चीज हुई होगी ना कि एक्स क्यूब का, मैंने जब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा तो 3x स्क्वायर आया होगा, यही केस हुआ होगा। नाउ तो मुझे इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर का, कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 3 आ जाएगा आपके अपॉन में, ये 3 आपके अपॉन में आ जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के इक्वल टू में आपको क्या दिखेगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3, ये 3 आपने अपॉन में भेज दिया। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। दोबारा समझिए क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर सोचो कि कब आया होगा, किसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3x स्क्वायर आया होगा, यही आया होगा। मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए, तो 3 को यहां नीचे भेज दो, 3 को अपॉन में भेज दो, 3 को अपॉन में आप भेजोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 बन जाएगा। तो अगर हम एंटी डेरिवेटिव की बात करें, एंटी डेरिवेटिव हम किसका निकाल लेते, हम एंटी डेरिवेटिव निकाल लेते एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव निकाल ले तो 3 अपॉन में भेज दो, तो आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3। इसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ये चीज कब आया होगा, एक्स स्क्वायर कब आया होगा। तो एक्स स्क्वायर कब आया होगा, जब हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये इसका डेरिवेटिव है। अब 3 को अपॉन में भेज दूंगा तो ही तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, तो इसे बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन में 3 बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हालांकि इंटीग्रेशन में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप सोचोगे इस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कि एंटी डेरिवेटिव या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता क्या है। हम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस प्रकार से इंटीग्रेशन करना ही नहीं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सीखना जरूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि एंटी डेरिवेटिव या मेथड इंस्पेक्शन होता क्या है। तो इस प्रकार से मेथड इंस्पेक्शन करते हैं, जैसा आपको बुक में भी दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसी प्रकार है। अगर आपके बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो इसी प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया इन्होंने, वो फर्स्ट एग्जाम्पल का पहला पार्ट। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अभी आप कुछ नहीं करना, बिल्कुल अभी हम इंटीग्रेशन पे पहुंचे ही नहीं बेटा, इंटीग्रेशन पे नहीं पहुंचे हम, अभी हम इंटीग्रेशन पे नहीं पहुंचे, अभी हम सिर्फ एंटी डेरिवेटिव सीख रहे हैं। एग्जाम्पल 1 का पहला पार्ट देखिए, आपको पूछ रहा है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव, की एंटी डेरिवेटिव लिखो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के द्वारा। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 2x। बेटा अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, ना हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ना हम इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। आप ये समझो cos 2x कब आया होगा, जब हमने साइन का डेरिवेटिव किया होगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव ही cos होता है। तो जब हमने डेरिवेटिव किया होगा, किसका डेरिवेटिव किया होगा, sin 2x का डेरिवेटिव किया होगा, तभी तो cos 2x आया होगा। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तभी तो cos 2x आया होगा। तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos 2x होता है। फिर आपने 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इनटू में 2 भी लगाया होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। cos, आपको यह सोचना है कि cos 2x कब आ सकता है, जब sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे।
तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x होता है। फिर 2x का भी डेरिवेटिव करोगे तो इन 2 में 2, लेकिन मुझे आंसर किसका निकालना है, मुझे तो आंसर इसका निकालना है ना, मुझे तो आंसर केवल cos 2x का निकालना है, मुझे आंसर केवल cos 2x का निकालना है। ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 d अपॉन में dx साइन 2x। तो बच्चों हम बोलेंगे कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव किसका, cos 2x का, cos 2x का एंटी डेरिवेटिव ये आपके सामने है sin 2x अपॉन में 2। तो हम लिख देंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो है 1 अपॉन 2 sin 2x, 1 अपॉन 2 sin 2x। तो अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अभी इंटीग्रेशन में पहुंचे ही नहीं हम लोग। हम पहले सीख रहे हैं एंटी डेरिवेटिव या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, और ये जानना जरूरी है क्योंकि 1 मार्क्स में पेपर में आ चुका है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये क्या चीज है, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन दिमाग से निकल गया। और पहला एग्जाम्पल आपके पूरे चैप्टर का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी यही है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो अभी हम इंटीग्रेशन पे नहीं पहुंचे, अभी हम केवल मेथड इंस्पेक्शन सीख रहे हैं। ये पहले एग्जांपल का पहला पार्ट था, ठीक है बेटा। अब मैं दूसरा पार्ट कराता हूं, पहले मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा अच्छे से, फिर मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा। नाउ पहले एग्जांपल का दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 4x³ मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसको मत देखो, नंबर को मत देखो, केवल स्क्वायर देखो। आप बताओ स्क्वायर कब आया होगा, स्क्वायर कब आता है, जब क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं। स्क्वायर कब आया होगा, जब क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा। तो हमने डेरिवेटिव क्या किसका क्या होगा, हमने x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, तभी तो यह होगा। x³ का डेरिवेटिव करोगे तभी तो यह होगा। और 4x³ कब आया होगा, जब x की पावर 4 होगी, ये बात तो मानते हो। 3x² किसका डेरिवेटिव होगा, तो x³ का डेरिवेटिव होगा, करके देख लो। 3 आगे आ गया होगा और 3 आगे आ जाएगा और पावर कम हो जाएगी, 4 आगे आ जाएगा और पावर कम हो जाएगी। तो ये कब आया होगा, जब हमने x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, और ये कब आया होगा, जब हमने x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, करके देख लो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x² आएगा और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ आएगा, यही तो है। तो आपसे पूछ रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। इसमें आप कुछ लाना नहीं अपॉन में, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है, एज इट इज यही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तो एक्स्ट्रा भी आ रहा था, 2 3 जो भी आ रहा था वो अपॉन में आ रहा था, यहां तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एज इट इज यही क्वेश्चन है आपके पास। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे एंटी डेरिवेटिव बताओ, किसका एंटी डेरिवेटिव बताओ, मुझे एंटी डेरिवेटिव बताओ 3x² प्लस 4x³ का, तो 3x² प्लस 4x³ का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये होगा। क्या आएगा आंसर, कि x³ प्लस x की पावर 4। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी आपको सिर्फ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सिखाया जा रहा है, केवल मेथड इंस्पेक्शन सिखाया जा रहा है कि ये कब आया होगा, जब x³ का डेरिवेटिव क्या होगा। ये सिचुएशन कब आई होगी, जब x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव एज इट इज यही आया होगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका इनवर्स प्रोसेस क्या होगा, इसका इनवर्स प्रोसेस ये होगा। तो ये इसका आंसर कहलाएगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ऐसे अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल के थर्ड पार्ट, मैं आपको हाथों हाथ एग्जांपल भी करा रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं हम। आपसे पूछ रहे हैं 1/x। अब आप देखो 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, तो ये log x का डेरिवेटिव होता था, याद करो। 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, तो हम बोलते थे log x का डेरिवेटिव है, d अपॉन में dx, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, याद करो। 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, log x का डेरिवेटिव होता था, यही होता था ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव ये रहा आपके सामने। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मेरा एंटी डेरिवेटिव जो है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x, 1/x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, वो मेरा log x है। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जो आपका पहला कॉन्सेप्ट था। हमने पहला कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी सीख लिया, एंटी डेरिवेटिव भी समझ लिया, लेकिन अभी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं करा। ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हम, इंटीग्रेशन अलग प्रोसेस है, अभी ये देखना थोड़ा अलग चलेगा। यूज हम इसका करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन इस प्रकार से नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट कर देते हैं।
लेकिन आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछ लेगा कि भाई मेथड की एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये थोड़ी लिखोगे सेवा में श्रीमान ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा थोड़ी लिखोगे। सिलेबस में है भाई, पहला एग्जांपल यही है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी यही है कि मेथड इंस्पेक्शन बताओ, एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड इंस्पेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है log x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन log x होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्या आपको पहला समझ में आ गया? अभी हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। पहला रूल समझ में आ गया बेटा? पहले रूल में आपको सारी चीजें लिखनी है, एंटी डेरिवेटिव में सभी चीजें आपको लिख लेनी है, पहला एग्जांपल भी आपको हाथों हाथ सॉल्व कर लेना है। चलिए रूल नंबर 2 आपको सिखाता हूं बेटा। रूल नंबर 2 मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं बेटा, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। और दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, वर्ल्ड का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, किसी भी बुक का हो, इसका मेथड एक ही होता है। तो अगर मैं आज आपको इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन सिखा दूं, तो कितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। तो इंटीग्रल ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, सुनिए बेटा। सबसे पहली चीज, अगर यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। आप कहोगे 1 का इंटीग्रेशन x क्यों होता है सर जी? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 था, याद करो, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, इसलिए तो बोला था एंटी डेरिवेटिव। तो 1 का इंटीग्रेशन x याद रखना है, 1 का इंटीग्रेशन x, भूल मत जाना, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और भूल भी गए तो आप ये याद करो कि x का डेरिवेटिव क्या होता था, अब ये याद रखो x का डेरिवेटिव क्या होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। ऐसे ही अब मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, बड़े ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे, इसमें पावर को ऐड करेंगे, जैसे डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लाई में आती थी ना और एक पावर कम हो जाता था, इसमें पावर कम नहीं होगा, इसमें पावर बढ़ेगा। 2 में 1 ऐड कर दोगे 3 हो जाएगा, और जो 3 ऊपर लिखोगे वही 3 नीचे आएगा, प्लस में c प्लस में c। ये c क्यों लिखते हैं? c का मतलब है कांस्टेंट, c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव करके देखो, इधर देखो, इसको इसका डेरिवेटिव करके देखो, इसका डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ध्यान से देखो, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, और c कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो खत्म। तो क्या बचा 1, देखो 1 का इंटीग्रेशन है ये। अब मान लो x ये वाला है, इसको ढक दो, इसको हटा दो, x क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। मैं कहता हूं इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे डेरिवेटिव, 3 आपका आगे आ जाएगा, 3 आपका आगे आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर अपॉन में 3, और c का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 3 से 3 कट गया, क्या बचा x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको याद रखना है कि एक पावर बढ़ेगी और जो पावर ऊपर होगी वही पावर नीचे आएगी। आप बाकी चीजों को हटा दो दुनिया से, केवल पॉलिनोमियल फंक्शन हम सीखेंगे पहले कि पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की बात चल रही है। चलिए अभी मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल बताने वाला हूं। चलिए मुझे इंटीग्रेशन करना है x की पावर 7 का, तो x की पावर 8 अपॉन में 8, एक आपको ऐड करना है और जो पावर आएगी वो अपॉन में डिवाइड में आ जाएगी। आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 10 का, तो क्या करोगे, x की पावर 11 अपॉन में 11 प्लस का c। क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा? अभी केवल पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं आपको सिखा कर रहूंगा, चाहे आप जो मर्जी सीखो। 5वां पार्ट, मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो घबराना नहीं है, एक्स स्क्वायर है, इसमें एक पावर ऐड कर दो, तो एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस एक्स की पावर क्या है, तो 1 है, तो 1 में 1 और ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3 की जगह 3, अब यहां 3 के साथ कुछ नहीं है, खाली है, 3 के साथ कुछ नहीं है, खाली है, 1 है, यहां 3 अकेला है ना, 3 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका, 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए साथ में x आ जाएगा। मान लीजिए अभी केवल पॉलिनोमियल फंक्शन का, पहले हम सीखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन एक्सपोनेंट, एक एक फंक्शन लेके चलेंगे। और जब मैं पॉलिनोमियल सिखा रहा हूं तो मैं बीच में कुछ और नहीं लाऊंगा, केवल पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अगर आप इस बेस पे चलोगे ना पूरे चैप्टर में, तो कभी भी जीवन में आपको इंटीग्रेशन कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। कंफ्यूजिंग कब लगता है, जब हम फॉर्मूले लेके बैठ जाते हैं 4 पेजों में पहले ही। आपने देखा जब मैं वीडियो स्टार्ट किया मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ नहीं बताया आपको, एक भी फॉर्मूला अब तक नहीं बताया मैंने। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, उसको हम कैसे डेरिवेशन से जोड़ सकते हैं। अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा मैंने आपके सामने, ठीक है।
तो किसी भी पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन मुझे करना है, मान लो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है माइनस का ले लेता हूं, ठीक है बेटा। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर -7 का, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ऐड कर दो तो x की पावर -6 बचेगा, अपॉन में -6 आ जाएगा, बड़ा आसान है। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर -10 का, तो क्या करोगे, इसमें 1 ऐड कर दो तो x की पावर -9 अपॉन में -9 प्लस का c, ठीक है बेटा। अभी बहुत एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, आपको बिल्कुल ढंग से पॉलिनोमियल फंक्शन सिखाना चाहता हूं आज बहुत अच्छे से। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है बेटा, अब लेता हूं कि x की पावर 5/2 है, तो क्या हो गया 5/2 है तो घबराने की जरूरत क्या है, x की पावर 5/2 है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करूंगा, x की पावर 5/2 में 1 को ऐड कर दूंगा, जैसे ही 1 को ऐड करूंगा तो 2, 5 बन जा 5 और 2 बन जा 2, तो 7/2, 7/2 ऊपर आ जाएगा, 7/2 नीचे आ जाएगा प्लस का c। घबराने की जरूरत क्या है, जो एक बार कॉन्सेप्ट सीख गया वही कॉन्सेप्ट सब में लगना है। मान लो 9 पार्ट पे आ चुका हूं, इंटीग्रेशन करना है x की पावर 1/3 का, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 1/3 में 1 ऐड कर दूंगा तो ये 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 ऊपर आ जाएगा, 4/3 नीचे आ जाएगा प्लस का c, हो गया मेरा काम। समझ में आ गया बेटा। एक और आखिरी बार समझ लो, एक अंतिम बार लास्ट बार समझ लो, मैं आता हूं 10 पार्ट पे कि मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/x की पावर 6 का, इसका इंटीग्रेशन करना है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, 1/x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है तो भैया x की पावर 6 को ऊपर ले जाओ, तो इसका मतलब क्या है, x की पावर -6, यही तो मतलब है। x की पावर 6 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करूंगा, इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो x की पावर -5 अपॉन में -5 प्लस c। हम क्या सीख रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैं केवल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, मैंने कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया अब तक, ना कोई मैंने फॉर्मूले बताया अब तक कि आपको रात भर बैठ के रट्टा मारना है, कोई फॉर्मूला नहीं बताया अब तक, कुछ नहीं बताया मैंने आपको, कोई फॉर्मूले की बात नहीं करी मैंने आपसे, सिंपल आपको पॉलिनोमियल समझाया। और पहले एक्सरसाइज में 90% क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज में 90% क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल बेस्ड है। अगर आपको पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो किसी फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं पहले एक्सरसाइज में। 90% क्वेश्चन पॉलिनोमियल बेस्ड है। पॉलिनोमियल ये कहता है कि जो भी पावर है ना उसमें आपको 1 ऐड करना है और वही पावर आपको अपॉन में लाना है। तो मैं ओवरऑल एक फॉर्मूला आपको बता सकता हूं पॉलिनोमियल का, क्या फॉर्मूला है, और आप खुद भी बना सकते हो कि x की पावर मान लो n है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो n में 1 ऐड हो जाएगा, वही पावर आपका अपॉन में आ जाएगा और प्लस का c। तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत क्या है, मुझे बताओ, फॉर्मूला रटने की जरूरत क्या है, मुझे याद क्यों करूं ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट पता लग गया ना कि जो भी पावर होगी, कुछ भी पावर होगी, उसमें 1 ऐड कर दूंगा और वही चीज आपका अपॉन में आ जाएगा और प्लस का c, आपका आ गया आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा बच्चों। चलिए, ये था पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के बाद थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुझे इंटीग्रेशन सीखना है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल कि मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सबसे आसान होता है। क्यों, देखिए, मान लो ex का इंटीग्रेशन करना है तो बेटा ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। क्यों, क्योंकि ex का डेरिवेटिव भी ex ही होता था। अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो क्या करोगे, ex का डेरिवेटिव ex होगा, इसको हटा दो। ex का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ex ही आएगा, और c का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ये तो खत्म। तो इसका डेरिवेटिव करने पे ही आ रहा है, देखो इसी का आपने इंटीग्रेशन करा है, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, डेरिवेटिव भी ex होता है। अब लेकिन बच्चा, अगर आप केवल आप ये सीख के जाते हो तो गलत है, मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करने वाला हूं। मान लीजिए बेटा कि आपको इंटीग्रेशन करना, इसी में सिखा रहा हूं, ये रूल है, ये रूल समझा दिया कि ex का इंटीग्रेशन ex होता है, लेकिन इतना आसान थोड़ी आएगा एग्जाम में। आपको इंटीग्रेशन क्या देगा, ex की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। हम लोग डेरिवेटिव चेन रूल से करते थे कि पहले e की पावर 4x का डेरिवेटिव करते थे, फिर 4x का डेरिवेटिव करते थे, याद है आपको, यही करते थे ना। पहले e की पावर 4x का डेरिवेटिव करते थे, फिर 4x का डेरिवेटिव करते थे। इंटीग्रेशन में भी यही करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। पहले e की पावर 4x का इंटीग्रेशन करो तो e की पावर 4x आ गया, फिर 4x का हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ही करेंगे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ही करेंगे।
e की पावर 4x का इंटीग्रेशन कर दिया, एज इट इज आ गया। फिर जो बच गया 4x, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, वहां पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आती थी, यहां पे डेरिवेटिव अपॉन में आती है, तो 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया प्लस का c। दोबारा देखो, e की पावर 4x का इंटीग्रेशन, e की पावर 4x एज इट इज, बचा कौन 4x। 4x का डेरिवेटिव 4 होता है तो वो डिवाइड में आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता था, तो यहां डिवाइड में, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव सीख रहे हो आप। चलिए इसी में मैं ऐड करता हूं, ये सब नोट करना है आपको, सब ये तो फॉर्मूला है, एक तरह से सिंपल फॉर्मूला है, ये एक तरह से फॉर्मूला है, और ये इसका पहला एग्जांपल है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 3x का, तो कैसे करोगे, e की पावर 3x अपॉन में 3 आ जाएगा प्लस का c, हो गया आंसर। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x का, तो कैसे करोगे, e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस का c आ जाएगा। मान लो e की पावर 5x है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर 5x रहेगा अपॉन में 5 आ जाएगा प्लस का c। तो इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सभी पहले नोट कर लेना, अगर आप इंटीग्रेशन को बेसिक को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो। ये बेसिक कर रहे हैं, अभी हम एक्सरसाइज पे भी नहीं पहुंचे ना कोई फॉर्मूले की बात करें, अभी सिंपल हम सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का बेसिक क्या है। तो किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इस प्रकार से होता है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, लेकिन एक्स के अलावा कुछ और आ गया तो उसका डेरिवेटिव अपॉन में, उसका डेरिवेटिव अपॉन में, उसका डेरिवेटिव अपॉन में, उसका डेरिवेटिव अपॉन में, क्योंकि डेरिवेशन में मल्टीप्लाई आती थी तो यहां डिवाइड में आएगा। तो इस प्रकार से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ रूल नंबर 4 पे आता हूं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शन, कि हमें लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, लॉगरिथम। लॉगरिथम तो इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए अलग से एक्सरसाइज है, तो सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बस एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम आगे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, वो लॉग एक्स होता है, और लॉग के साथ हमेशा मॉडुलस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि लॉग की वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, लॉग के साथ हमेशा मॉडुलस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मॉडुलस, क्योंकि लॉग की ये वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लॉग 1 से स्टार्ट होता है, लॉग 1 2 3, कभी नेगेटिव नहीं होता। लॉग -1 लॉग -2 नहीं लिख सकते हम, पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं, इसलिए लॉग मॉडुलस एक्स लिखेंगे। जैसे मान लो अब ये तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस एक्स है, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के रूप में लिख लेना। अब मैं आपको इसमें केसेस बताता हूं, पेपर में आ गया 1 अपॉन में x प्लस 1, तो x की पावर अगर 1 है, x की पावर अगर 1 है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लॉग मॉडुलस जो है अपॉन में वही लिख लो, x प्लस 1 प्लस का c। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस 7, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बिल्कुल सिंपल, लॉग मॉडुलस x प्लस 7 प्लस c। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो घबराना नहीं है, सिंपल लिखेंगे लॉग मॉडुलस x माइनस 1 प्लस c। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन x माइनस 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो लॉग मॉडुलस x माइनस 4 प्लस c। क्या सबको समझ में आ गया बेटा क्या कह रहा हूं मैं? अगर 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ये हो गया, लेकिन x के साथ अगर कोई चीज प्लस माइनस भी हो रही है, अगर x के साथ कोई चीज प्लस माइनस भी हो रही है तो भी लॉग ही आता है, उसके लॉग के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो ये तो हर कोई रट्टा मार लेता है, ये चीज रट्टा मार लेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। लेकिन अगर ये आ गया तो कंफ्यूज, भाई x की पावर 1 है ना, मेन है x की पावर, देखो x की पावर 1 है, अगर 1 अपॉन x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी 1 है, चाहे प्लस माइनस में कुछ भी हो, तो हर केस में लॉग ही आता है। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ये आपने लॉगरिथम फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखा है। पहले आपने सीखा किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन, कि पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। देन आपने सीखा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे होता है। अब आप सीख रहे हो इंटीग्रेशन लॉगरिथम फंक्शन का कैसे होता है। अब आप लास्ट आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट है 7.1 के लिए अंतिम कॉन्सेप्ट, जी हां अंतिम कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ भी नहीं आपको ऐसा नहीं बताया कि आपको रट्टा मारना पड़े। लास्ट कॉन्सेप्ट रूल नंबर 5 आपको सिखा रहा हूं कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं करूंगा, यहां पे उस फंक्शन की बात करूंगा जिसका रिलेशन डेरिवेशन से था, जिसका रिलेशन डिफरेंशिएशन से था। यहां पे मैं आपको सबका इंटीग्रेशन नहीं बताने वाला, क्योंकि अभी हमें यूज नहीं करना। अगर मैं पहली क्लास में आपको सबका बताने लगूं ना कि भाई 10x का इंटीग्रेशन ये होता है, cot का इंटीग्रेशन ये होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
हम पहली क्लास ले रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा इंटीग्रेशन का, तो यहां पे हम केवल उन्हीं फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे जिसका रिलेशन डेरिवेशन से होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता हूं और ये आपके इस वाले पेज पे दिया हुआ भी है। अगर हम बात करें, आपके बुक में लिखा हो बहुत सारे फॉर्मूले, मैंने देखे थे, मैं भी कंफ्यूज हो गया, इतने सारे फॉर्मूले बच्चा कैसे याद करेगा। ये फर्स्ट पेज पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं इस टाइप। ये पेज नंबर आपका है 290, शायद आपने भी देखे होंगे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ बेसिक उन इंटीग्रेशन की बात करेंगे जिसका रिलेशन डेरिवेटिव से साथ। जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए साइन एक्स का, बहुत आराम से सिंपल सी ये पूछता हूं कि मुझे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। आप ये बताओ साइन किसका डेरिवेटिव होता था? साइन डेरिवेटिव होता था कॉस का, है ना। वो बात अलग है कि माइनस आता था, बट सच्चाई तो यही है ना। साइन किस, अपने आप से पूछो कि साइन किसका डेरिवेटिव होता था? कॉस का, यही था ना। तो यहां लिखेंगे कॉस एक्स और प्लस का सी। लेकिन क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। दोबारा समझ लो, मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी भुगता हुआ हूं फॉर्मूले से लेकर। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, साइन है ना। अपने आप से पूछो साइन किसका डेरिवेटिव होता है? तो डेरिवेटिव कॉस का होता है। लेकिन कॉस का डेरिवेटिव एग्जैक्ट साइन नहीं होता, माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मुझे इंटीग्रेशन करना है कॉस का, फिर वही पूछूंगा तो कॉस किसका डेरिवेटिव होता था? कॉस किसका डेरिवेटिव होता था? साइन का डेरिवेटिव होता था, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा और प्लस का सी। ठीक है बेटा, ये दूसरा हो गया। मैं केवल उन्हीं इंटीग्रेशन की बात करूंगा जिसका रिलेशन डेरिवेटिव से है। अब मैं आपको tan का नहीं बता रहा यहां पर, क्यों? क्योंकि tan का हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वो फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनका रिलेशन डिफरेंशिएशन से था, केवल उन्हीं फॉर्मूले की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सही बच्चे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आप जरूर बताना। सेक स्क्वायर एक्स किसी का इंटीग्रेशन होता था, याद करो। सेक स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव होता था। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता था tan x का। याद करो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था? ये डेरिवेटिव था tan x का, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव tan x होता है। अच्छा बताओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? कॉसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका होता था? कॉसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता था cot x का। कॉसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता था cot x का, तो यहां आ जाएगा cot x प्लस सी। लेकिन cot x का एक्चुअल डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। cot x का एक्चुअल डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पर हमें इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। नाउ ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया। अच्छा बताओ, किसी को याद है sec x और tan x? sec x tan x किसी का डेरिवेटिव होता था, याद करो। sec x tan x ये किसी का डेरिवेटिव होता था। sec x tan x ये बच्चों किसी का डेरिवेटिव होता था, याद करो। sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता था? ये डेरिवेटिव होता था sec x का, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो sec x होगा और हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही लास्ट ये था फिफ्थ, अब बात करता हूं सिक्स्थ। बस ये 6 फॉर्मूले हैं और मैं फिर से कहूंगा इनमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं, टीचर होकर भी याद मत करो। क्यों? इतना बड़ा डेरिवेटिव का चैप्टर किया है तुमने, डेरिवेशन हमें याद नहीं होगा क्या? कॉस का डेरिवेटिव साइन, देखो सामने, इसको देखो इसको देखो। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता था, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता था, कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर होता था, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x होता था, और एक और बच गया कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स। कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स ये किसका डेरिवेशन होता था? कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स ये डेरिवेटिव होता था कॉसेक एक्स का, लेकिन साथ में माइनस भी आता था। कॉसेक एक्स का जो एक्चुअल डेरिवेटिव था वो ये था माइनस कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स, माइनस भी आता था। तो ये माइनस हमें अब यहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लगाओ माइनस लगाओ। तो इस प्रकार से हमने ये 5 रूल पढ़े हैं। मैं कहता हूं अगर ये 5 रूल, इनमें से एक भी फॉर्मूला नहीं है, आप ये बात गौर करो, क्योंकि मैं हजारों वीडियो देखता हूं और सभी में सबसे पहले फॉर्मूले स्टार्ट कर देते हैं। मैं नहीं करूंगा फॉर्मूले, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन किसे बोलते हैं, एग्जांपल लेके आपको समझाया। सेकंड मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार हम पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मेथड क्या होता है उसका। थर्ड आपने सीखा कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कैसे होता है।
देन आपने सीखा बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री का या लॉगरिथम, पहले हमने लॉगरिथम पढ़ा, लॉगरिथम का इंटीग्रेशन कैसे होता है, एंड लास्ट आपने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन कैसे होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री पर फोकस करो, इनमें से मैंने सबका इंटीग्रेशन नहीं बताया, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन। अब मुझे कायदे से तो टेन का इंटीग्रेशन बताना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता अभी इसका यूज नहीं है और मैं रटवाना नहीं चाहता। पहले एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन का मतलब है जो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था उसको हमें यहां इस्तेमाल करना है। तो भैया सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता था, किसका डेरिवेटिव होता था, टेन का होता था। कॉसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था, तो माइनस, क्योंकि वैसे कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता था, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था, तो ये टेन एक्स का डेरिवेटिव था। कॉसेक से कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव था, तो ये कॉसेक का था, लेकिन ये माइनस आता था तो ये माइनस आप यहां लगाना पड़ेगा। तो ये 5 रूल या 5 कॉन्सेप्ट अगर को आपको याद हो जाए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एग्जाम्पल से लेकर एग्जाम्पल, 4 ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में, 4 एग्जाम्पल है केवल, ओनली 4 एग्जाम्पल है आपके पहले एक्सरसाइज में। पहले एग्जाम्पल जरूर करना, पहला एग्जाम्पल तो मैंने कहा दिया भाई, पहला एग्जाम्पल मैंने कहा दिया। बच्चे 3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, ये चारों एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे और एक्सरसाइज तो आप देखना आप कैसे कंप्लीट होता है। बस ये 4 कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, 5 कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो अगर ये 5 कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लिया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि फाइंड एंटी, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया बेटा, अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज 7.1 ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। पहला फाइंड एंटी डेरिवेटिव, आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले का पहला पार्ट साइन 2x, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले ये बताओ साइन 2x किसका डेरिवेटिव होगा, तो cos 2x का होगा। तो जब हमने cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या होगा माइनस साइन 2x आया होगा, और इनटू फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो -2 भी आया होगा। अब क्योंकि हमें साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो -2 अपॉन में आ जाएगा, -2 को अपॉन में ले आएंगे तो -1 अपॉन में 2 d अपॉन में dx cos 2x इक्वल टू बचा साइन 2x। मुझे इसी का तो एंटी डेरिवेटिव चाहिए ना बेटा, तो हम लिखेंगे कि हमारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो -1 अपॉन में 2, -1 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में cos 2x, ब्रैकेट में cos 2x, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ये सीखना जरूरी है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सीखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है और बहुत कम बच्चों को पता है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता क्या है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। बट जो सिलेबस में है वो तो कम से कम कवर होना चाहिए ना हमारा। तो भैया साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, तो cos 2x का डेरिवेटिव है, ये रहा डेरिवेटिव। क्योंकि मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो इसको अपॉन में ले आओ, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये कंप्लीट होगा, केवल d अपॉन dx छोड़ दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, लिखा हुआ है बेटा cos 3x। अब आप अपने आप से पूछो कि cos 3x किसका डेरिवेटिव होगा, तो ये sin 3x का डेरिवेटिव होगा, सही बात है ना भाई। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं कि cos 3x किसका डेरिवेटिव होगा, तो ये डेरिवेटिव होगा sin 3x का। तो जब हमने sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या क्या होगा, sin का डेरिवेटिव होता है cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 आया होगा, d अपॉन में dx sin 3x एज इट इज अपनी जगह, cos 3x अपनी जगह। अब ये जो बचा 3 वो आ जाएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन में 3। तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव किसका, एंटी डेरिवेटिव cos 3x का। तो बेटा cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव आया 1 अपॉन में 3 और साथ में sin 3x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, क्या सभी बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, सबने नोट कर लिया होगा, यही चीज आपको करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में। अभी इंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ, अभी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 2x, एंटी डेरिवेटिव 2x। तो e की पावर 2x कब आया होगा, जब हमने e की पावर 2x का डेरिवेटिव किया होगा, क्योंकि e का डेरिवेटिव
ई होता है। तो जब हमने डेरिवेटिव क्या होगा, किसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x का, तो क्या होगा, e की पावर 2x होगा, और इनटू में 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 भी आया होगा। तो d और dx e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x, और ये जो 2 बचा वो आ जाएगा अपॉन में, तो 1 अपॉन में 2। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव किसका, e की पावर 2x का। क्या आया बेटा, e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव, वो आया 1 अपॉन में 2 e की पावर 2x, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, फोर्थ क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव कब आया होगा, जब यहां पावर 3 होगी। सही बात कह रहा हूं ना मैं, ax प्लस बी की पावर स्क्वायर अभी दे रखा है, तो स्क्वायर कब आया होगा, जब एक्चुअल में 3 होगी, तभी तो स्क्वायर बना होगा ना। जैसा भी मैंने एग्जांपल भी कराया था, ये स्क्वायर कब बना होगा, जब एक्चुअल में इसकी पावर 3 होगी। तो जब इसका हमने डेरिवेटिव क्या होगा, किसका डेरिवेटिव, ax प्लस बी की पावर 3 का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, 3 आपका आ गया होगा आगे, 3 आपका आ गया होगा आगे, और ax प्लस बी का स्क्वायर बचा होगा, और फिर आपने अंदर, ये तो पावर का डेरिवेशन है, ये तो पावर का डेरिवेशन है कि 3 आपका आगे आ गया, 2 बच गया। फिर आपने इसका भी तो डेरिवेटिव क्या होगा ना अंदर वाले का, तो ax का डेरिवेटिव a होता है, तो इनटू में आपने a भी लिखा होगा, इनटू में a लिखा होगा, और b का डेरिवेटिव 0। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे तो ये निकालना है, तो ये जो 3a है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3a। समझ पा रहे हो, मुझे तो इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो जो 3a है ये 3a, ये दोनों ही अपॉन में आ जाएगा, d अपॉन dx ax प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे एंटी डेरिवेटिव इसका फाइंड करना था, किसका एंटी डेरिवेटिव, मुझे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, किसका, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या आया एंटी डेरिवेटिव, तो ये आया 1 अपॉन में 3a ब्रैकेट में ax प्लस बी का होल क्यूब, ये आया एंटी डेरिवेटिव। समझ में आ गया बेटा, दोबारा समझ लो, ax प्लस बी का होल स्क्वायर ये कब आया होगा, जब एक्चुअल में पावर क्यूब होगी, एक्चुअल में पावर क्यूब होगी। तो जब इसका डेरिवेटिव क्या है, तो 3 आगे आ गया, स्क्वायर बचा, फिर ax का डेरिवेटिव a होगा, b का डेरिवेटिव 0, छोड़ दो। तो हमें तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ax प्लस b का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो 3a कहां जाएगा, 3a आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3a, और ये जो होगा ये आपका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। अब फिफ्थ पार्ट पे आता है बेटा, 5वां पार्ट लास्ट है ये, इसके बाद पॉइंट, ये जो मेथड इंस्पेक्शन है खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 3x, ये सिचुएशन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे कि ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन कब आएगी, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा -1 अपॉन 2 cos 2x का। देखिए कैसे, क्योंकि मैं जानता हूं cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, और माइनस ये वाला पहले लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज यही आ जाएगा माइनस। ये वाली सिचुएशन, ये सिचुएशन कब बनेगी, जब मैं लगाऊंगा 3 मल्टीप्लाई यानी 4 अपॉन में 3 e की पावर 3x का डेरिवेटिव करूंगा, तो यही आ जाएगा। देखिए कैसे, आप देखो इस चीज को, चलिए आप इसका डेरिवेटिव करो, -1 अपॉन 2 की जगह -1 अपॉन 2 यही लिखोगे एज इट इज। cos 2x का डेरिवेटिव करोगे, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, है ना, मानते हो ना बात भाई। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x होगा, और 2x का डेरिवेटिव इनटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस की जगह माइनस लिखोगे, 4 अपॉन 3 की जगह 4 अपॉन 3 लिखोगे, e की पावर 3x, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x होगा, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, हम सब जानते हैं बात। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा आपका, बचा साइन 2x बचा एज इट इज, साइन 2x बच गया, माइनस माइनस प्लस साइन 2x हो गया, माइनस की जगह माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, क्या बचा 4 e की पावर 3x। तो देखो यही चीज बन गई, सेम यही बन गया, साइन 2x और माइनस का 4 e की पावर 3x। अब आपके दिमाग होगा मैंने यही क्यों लेट किया, ये आप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब हमें तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आती है, इसलिए हमें पता है कि हमें क्या रखना है यहां पर। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन के 2-4 क्वेश्चन कर लोगे, जैसे पूरा एक्सरसाइज 7.1 कर लोगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे यहां पे क्या रखना है, किसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, ये चीज किसका डेरिवेट करने पर यही आएगा, ये कैसे पता लगता है। तो ये 2-4 क्वेश्चन हम कर लेंगे इंटीग्रेशन का, अपने आप पता लग जाता है, इसलिए इसका नाम एंटी डेरिवेटिव पड़ा, जो शुरू के 5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के नाम से। सो ये चीज आपके सामने आ चुका है। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है। इसलिए अगर मुझे पूछा जाए
कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका एंटी डेरिवेटिव, साइन 2x माइनस 4e⁻³ का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये सिचुएशन आएगी -1/2 cos 2x माइनस 4/3e⁻³ तो यहां पर आपका जो बच्चों पॉइंट ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन खत्म होता है। अभी देखो मैं फिर से कहूंगा, इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये केवल एक अलग से आपको दिया हुआ सिचुएशन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के नाम से। शुरू के 5 क्वेश्चन अब ये कराना जरूरी है, हम इग्नोर भी तो नहीं कर सकते ना। हालांकि ये वाले क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन एक बार तो आया हुआ है ना पॉजिटिव। दो टाइप की थिंकिंग है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कि एक ही बार आया हुआ है, क्या आएगा नहीं आएगा, नेगेटिव थिंकिंग। एक बार तो आया हुआ है ना पॉजिटिव थिंकिंग, तो हमें पॉजिटिव लेके चलना है कि एक बार आया हुआ क्या पता अगली बार आ जाए, इसलिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन 6 क्वेश्चन आप देखोगे कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। तो पहले इन क्वेश्चनों कर लो, मैंने एग्जांपल 1 भी आपको समझा दिया, पॉइंट ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको समझा दिया, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब हम एक्चुअल में इंटीग्रेशन अब स्टार्ट करते हैं। पहले आप इन्हें नोट कर लो। देखिए, अगर आपने 5 रूल को बहुत अच्छे से समझा बेटा, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए क्वेश्चन को, बेटा 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट है, तो 4 की जगह 4 एज इट इज। मैंने e⁻³ का आपको तरीका बताया था, आप चेक करेगा कॉपी में, मैंने आपको पहले लिखवा दिया था कि e⁻³ का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ होगा, और 3x का डेरिवेटिव होगा वो भी अपॉन में, और मैंने तरीका आपको सिखाया था, आप चेक कर लेना। 1 का इंटीग्रेशन बेटा बताया था x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये भी आपको सिखाया था। तो यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट का कमाल है। आंसर आ गया। जो 5 कॉन्सेप्ट समझाए, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पहले ही डरा देते हैं कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। भाई कहीं नहीं फॉर्मूले, किसने कहा आपको मैं फॉर्मूले, हाँ फॉर्मूले आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, मैं मानता हूं, बट इतने भी नहीं आएंगे। थोड़े बहुत फॉर्मूले तो हमने यार ट्रिग्नोमेट्री में भी करा है, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया। e⁻³ का इंटीग्रेशन बताया था e⁻³ और 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया अपॉन में, और ये मैंने तरीका आपको समझाया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं आपको अलग से लिखवाया था। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्लियरली हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया, पहला खत्म। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखे हैं तो हमें किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी। 7 क्वेश्चन देखो, x² ब्रैकेट 1 - 1/x² और dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। पहले काम करो, पहले आप इनकी ना मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो जाएगा। x² की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आ जाएगा, माइनस x² कैंसिल, x² किससे मल्टीप्लाई करोगे ना, x² कैंसिल, क्या बचेगा, 1 बचेगा। नाउ मैंने आपको पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन बताया था बेटा। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन होगा x⁻³ मानते हो ना। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻³ भाई जो पावर है वही अपॉन में आएगा, और माइनस x1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था, x बताया था। 1 का पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, और प्लस का c, हो गया आंसर, खत्म हो गया, क्लियर हो गया। बहुत आसान है चीजों को समझना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चलिए और है, अभी पॉलिनोमियल ही पॉलिनोमियल आएंगे लगातार। पूरा कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको 5 रूल बताए, अगर वो 5 रूल बच्चा समझ ले तो मैं कहता हूं किसी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आने वाली है। a की जगह a, क्यों, क्योंकि a कांस्टेंट है, मैं क्या करूंगा a का, a की जगह a। x² का इंटीग्रेशन बेटा, x² का इंटीग्रेशन अभी भी मैंने आपको बताया था कि x³ आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन एक ऐड कर दोगे तो 3/3 आ जाएगा, प्लस b की जगह b, बिकॉज b इज ए कांस्टेंट, b की जगह b आएगा, बिल्कुल सिंपल। x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, और x की पावर 1 का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 और ऐड हो जाएगा, तो x की पावर 2 बन जाएगा, और वही अपॉन में आ जाएगा, प्लस c की जगह c, क्यों, क्योंकि c कांस्टेंट है, और साथ में यहां पे देखो जब इंटीग्रेशन क्या होगा ना c का, तो यहां पे c तो बाहर आ गया होगा, और यहां बचेगा 1, यहां 1 बचेगा। भाई जब आप अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे, पहले को अलग इंटीग्रेशन करोगे, दूसरे को अलग इंटीग्रेशन करोगे, तीसरे का अलग इंटीग्रेशन करोगे, तो c तो बाहर आ गया, अब यहां 1 बचा होगा। जब इंटीग्रेशन क्या होगा तो यहां 1 बचा होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है, और प्लस का c, कभी c पे अकेला मत छोड़ देना। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं भाई, a की जगह a आ गया, x² का इंटीग्रेशन 1 ऐड कर दो अपॉन में 3, x की पावर 1 है तो 1 ऐड कर दो तो 2/2, c की जगह c, अब c के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना, c के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस का c कांस्टेंट के लिए, हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। चलिए ये था 8th क्वेश्चन। अब आता है 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखिए, मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है,
2x स्क्वायर और प्लस EX का, तो पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 की जगह 2 आएगा, क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करोगे? तो x की पावर 3 अपॉन में 3 आ जाएगा भाई, एक पावर ऐड कर दोगे तो 3 अपॉन में 3 आ गया, प्लस EX का इंटीग्रेशन, तो EX होता है, मैंने आपको पहले समझाया था, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी आ चुका आपके सामने। तो एक एक लाइन का आंसर है, इसके लिए कोई ज्यादा बहुत बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई बड़े कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर है। ठीक है बेटा, मिटा दूं? तो 9 क्वेश्चन तक हो गए बिना फॉर्मूले का, एक भी फॉर्मूला हमने नहीं सीखा। आप ये बात देखो, हमने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, हमने डेरिवेटिव के बेस पे इंटीग्रेशन कर दिया 9 क्वेश्चन तक। एक भी फॉर्मूले का मैंने अब तक कोई भी इस्तेमाल नहीं करा, कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं करा 9 क्वेश्चन करने के लिए। और पूरे एक्सरसाइज में आप देखोगे मोस्टली सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं बिना फॉर्मूले के। डरना नहीं है, कोई फॉर्मूले बहुत कम है इंटीग्रेशन में, बहुत रेयर फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, आपको इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूला लगा दूंगा भाई, पहले होल स्क्वायर तो फॉर्मूला लगा दो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले फॉर्मूला लगा दो। तो पहले करोगे a स्क्वायर, तो स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना, a स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका x बचेगा, माइनस b स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2। a क्या है? a आपका अंडर रूट एक्स है, और b क्या है? तो b आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है। इससे आपका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 2 बचेगा माइनस का। क्लियर हो गया? फॉर्मूला लगा दिया हमने, यहां हमने फॉर्मूला लगा दिया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 2। a क्या है? अंडर रूट एक्स, b क्या है? तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 अपॉन x बचेगा, माइनस अंडर रूट एक्स कैंसिल, 2 बच गया। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, यही मैंने यहां पे लिखा है। तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा ये सब लिखते बच्चे नहीं, बिल्कुल नीड नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दोगे, आपका लेवल बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हो आप टीचर को, बता रहे हो कि आपकी मैथ कमजोर है अपने आप में, जबकि हो सकता है आपकी मैथ अच्छी हो। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई? a स्क्वायर ये आ गया, b स्क्वायर ये आ गया, 2ab, तो 2 आएगा क्योंकि a और b आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। सो x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 हो जाएगी, अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन x का मैंने इंटीग्रेशन बताया था, याद करो जल्दी से, जल्दी याद करो, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बताया था। नहीं याद आ रहा तो आप ये बता दो 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का। तो आ गया आंसर, यही तो आंसर है इसका, log x का डेरिवेटिव होता है ये। माइनस 2 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा साथ में तो 1 यहां पे बाहर आएगा, तो यहां पे लिखूंगा x प्लस c। इंटीग्रेशन में कभी भी 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अगर 2 भाई 2 तो 2 ही है। अब 2 के साथ जब इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां कुछ नहीं है, 2 के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 तो होगा ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, और लास्ट में c लगा देंगे कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 करने वाला हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुका हूं। इंटीग्रेशन करना है किसका? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x की पावर x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, सबको सेपरेट कर लो। पहले को सेपरेट करो, दूसरे को सेपरेट करो, तीसरे को सेपरेट करो, तीनों को सेपरेट कर लो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों को सेपरेट कर लेंगे 1 बाय 1, तीनों के अपॉन में ये लगा देंगे। तो जब पहले को सेपरेट करोगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास x बचेगा, प्लस 5 की जगह 5, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4 अपॉन में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या सबको समझ में आया बेटा? कहां से आया? क्या एक बार दोबारा समझा दो बच्चों? मैंने तीनों को सेपरेट कर दिया, पहले को सेपरेट करा, फर्स्ट को सेपरेट करा, तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल करोगे, आपके पास x बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करोगे 5 बचेगा, यहां तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो यहां x है, फिर से x है, x है तो मतलब क्या 1 है यहां, और x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। भाई x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या? एक पावर ऐड हो जाती है और बढ़ जाती है, तो 1 में 1 ऐड कर दो तो 2 हो गया, अपॉन में 2 एज इट इज आ गया, प्लस 5 की जगह 5। अब 5 के साथ कुछ नहीं है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां 1 जरूर होगा। भाई इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अब 5 का इंटीग्रेशन कर, तो 5 तो बाहर लिख दोगे, साथ में इंटीग्रेशन 1 का होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x लिखेंगे
अब इसका इंटीग्रेशन देखो, मैंने तरीका बताया था, माइनस की जगह माइनस लिख लो पहले। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 4x की पावर -2, यही मतलब है ना, 4x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 बन जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 4 की जगह तो 4 लिख ही सकते हो, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन क्या ऐड करूंगा, इसमें एक और ऐड कर दूंगा, तो x की पावर -2 में 1 ऐड करोगे तो -1 बचेगा, और अपॉन में ही वही लिखूंगा -1। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, साथ में क्या बचा 4 और x की पावर -1। x की पावर -1 का मतलब है अपॉन में x और प्लस का c। दुआ देख लो एक बार स्टार्टिंग से, x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, x बचेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 बचेगा, 4 अपॉन x स्क्वायर एज इट इज आ गया। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 ऐड कर दोगे तो 2 बन जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। 5 के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 4 माइनस का 4 होना चाहिए यहां पर, और अपॉन में 1 अपॉन x स्क्वायर का मतलब x की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें 1 ऐड कर दूंगा, और -2 में 1 ऐड करूंगा तो -2 और +1 -1 ही तो आएगा, तो या -2 में 1 ऐड करोगे तो -1 बनेगा, -1 आपको अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपका, ये माइनस और यहां पे जो माइनस था प्लस हो गया, 4 की जगह 4, और x की पावर क्योंकि -1 है तो इसे हम अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में x। तो इस तरह से आंसर आपने निकाल दिया, एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। और आपने कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करा, जो टीचर आपको डरा रहे थे, जो आप डर रहे थे बैठ के कि ओहो इंटीग्रेशन नाम सुनते ही बुखार आ रहा था, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा मैंने अब तक, रिकॉर्ड है। एक भी फॉर्मूला कोई बच्चा मुझे बता नहीं सकता कि मैंने कोई फॉर्मूला यूज करा है। मैंने डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आती है, केवल डेरिवेटिव का यूज कर रहा हूं। इसमें भी सबको सेपरेट कर लेंगे, पहले को अलग कर लूंगा, दूसरे को सेपरेट कर लूंगा, थर्ड को सेपरेट कर लूंगा, सबको अलग अलग कर लूंगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिंपल खत्म आंसर। तो पहले को सेपरेट करूंगा, डिवाइड में पावर माइनस होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, देखिए कैसे माइनस होगी। इंटीग्रेशन x की पावर 3 है, 3 में से x की पावर 3 है तो 3 में से माइनस करूंगा किसको, x की पावर अंडर मतलब 1/2, तो 3 में से 1/2 को माइनस करूंगा तो x की पावर 5/2 बचेगा। समझ में आ गया कहां से आया बेटा, x की पावर 3 है, ये देखो x की पावर 3 है, इस पावर में से इसके पावर को माइनस करना पड़ेगा, इसकी पावर 1/2 है तो माइनस करोगे, 3 में से 1/2 को माइनस करोगे तो 5/2 बचेगा, 5/2 बचा, प्लस की जगह प्लस बचा, 3 की जगह 3 बचेगा। यहां x की पावर 1 है, 1 में से अंडर रूट को यानी 1/2 को, 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो x की पावर 1/2 बचेगा, प्लस की जगह प्लस हो गया, 4 की जगह 4 हो गया, अपॉन में √x ऐसे आएगा, √x को ऊपर लिख दो तो x की पावर -1/2 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया बेटा, क्या सबको समझ में आया कि हमने क्या गेम खेला। एक बात दुआ देख लो कि गेम कैसे खेला हमने। बेटा x की पावर क्यूब है, 3 में से आधा कम कर दो तो 5/2 हो जाएगा, 1 में से हाफ कम कर दो तो हाफ बचेगा, और 4 अपॉन में √x, 4 के साथ तो कुछ भी नहीं है तो 4 अपॉन में √x को ऊपर लूंगा तो x की पावर -1/2 कहलाएगा, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है, हाफ, पावर हाफ को बोलते हैं अंडर रूट, तो इसको मैं ऊपर करके लिख दूंगा तो x की पावर -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इस चीज का इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेशन में क्या सिखाया था कि जितने भी पावर्स में 1 ऐड करते जाओ, तो x की पावर 5/2 में 1 ऐड कर दोगे तो 7/2 आएगा, और यही 7/2 आपको यहां भी लिखना पड़ेगा, जो पावर ऊपर होती है वही पावर हमें नीचे भी लिखना पड़ता है, प्लस 3 की जगह 3, x की पावर क्या है 1/2 है तो 1/2 में 1 ऐड कर दोगे तो 3/2 बचेगा। एलसीएम आता है ना बेटा, एलसीएम लेके भाई 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, और अपॉन में 3/2 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, x की पावर क्या है -1/2, -1/2 में 1 ऐड कर दोगे तो 1/2 बचेगा, x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 और प्लस का c। अब इसको मेथड को तरीके से लिख लो, इसको तरीके से लिख लो। तरीके से कैसे लिख सकते हो, तो सबसे नीचे जो 2 है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये जो सबसे नीचे 2 है वो आपका ऊपर आ जाएगा 2, ये सबसे नीचे 2 आपका ऊपर आ गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 2 आपका ऊपर आ गया, 2 आपका ऊपर आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, ये जो 2 है ये सबसे नीचे जो 2 है ये आपका ऊपर आ जाएगा,
तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का 8 बचेगा और x की पावर 1/2 बचेगा, x की पावर 1/2 प्लस का c। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये वाला जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया बेटा? इस प्रकार से करना है, तो घबराना नहीं है। अब तक हमने क्वेश्चन 12 कंप्लीट कर लिए और एक भी फॉर्मूले का कोई यूज नहीं करा हमने, केवल 5 कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया था कि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का, इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल का, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का, जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक थे, केवल हमने ये सब चीजें सीखी है और इसी के बेस पर हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुका हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक्सरसाइज का मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन बोलता हूं इसे, पहले एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इसे ही बोलता हूं। इसको अवार्ड जाता है, ये अवार्ड विनिंग क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आग लगा सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो। अब इसको भी सेपरेट कर सकता हूं मैं, लेकिन सेपरेट कैसे करूंगा? 2 डिजिट है यहां, तो ऊपर की पावर बहुत बड़ी है, नीचे की पावर छोटी है, तो कभी भी ऐसा हो तो हम डिवाइड करते हैं, साइड में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे डिवाइड करते हो ना, 10 को 2 से डिवाइड करते हो, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है। बचपन से क्या करते आ रहे हो? 10/2 डिवाइड कर रहे हो ना, 10 को 2 से डिवाइड करके 5 लिख देते हो। तो यहां भी तो ये x की पावर क्यूब है, बड़ी है, और यहां x की पावर 1 है, छोटी है, तो डिवाइड कर सकता हूं ना मैं। तो इस कंप्लीट को डिवाइड करूंगा x-1 से, तो साइड में डिवाइड करके टीचर को दिखाना है। इसके भी मार्क्स हैं, कभी तेज चलो बच्चों, बेटा सोना, इसको डिवाइड करके दिखाना है बेटा, समोसे, इसको डिवाइड करके दिखाना है, साइड में डिवाइड करके देना है। चलिए, यहां x क्यूब है, यहां x है, तो यहां x स्क्वायर आएगा। डिवाइड हम सबको आते हैं, x क्यूब है और यहां x है, तो x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर की x से करोगे तो x क्यूब बन जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ गया, x स्क्वायर की 1 से करोगे x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज करो, ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल कैंसिल, ऐड लिख दो x+1, ठीक है बेटा, x+1, यही है क्या? x-1, सॉरी, x-1, यहां भी x है, यहां x-1 है, x-1 है, बिल्कुल सेम है, तो प्लस का 1, x-1, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, 0। तो जब हमने इस कंप्लीट को, इस पूरे को, इस कंप्लीट को इससे डिवाइड करा, तो डिवाइड होने के बाद क्या आया? x² + 1। तो हमें इंटीग्रेशन केवल x² + 1 का ही करना है। जी हां भाई, मेरे भाया, आपको यह सिचुएशन दे रखी थी, आपने इसको इससे डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद आपके पास यह बचा x² + 1, तो केवल x² + 1 का ही तो इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि डिवाइड कर दिया, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हमारी क्या गलती है? डिवाइड होने के बाद ये बचा, हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x² का इंटीग्रेशन, हम जानते हैं कि एक पावर ऐड हो जाएगा, तो x की पावर 3/3 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस का c, हो गया आंसर आपका, आपके सामने 13 क्वेश्चन का आंसर है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो आपके सामने, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऊपर की पावर बड़ी है, नीचे की पावर छोटी है, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं बेसिक में से। ये बेसिक है, केवल बेसिक चल लो अब इसमें। ऊपर की पावर बड़ी हो, नीचे की पावर छोटी हो, तो आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करके जो आएगा उसको इंटीग्रेशन कर लो। तो इस तरह से आपने 13 क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। नाउ 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन आपको करना है 1 - x √x, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पहले सिंपल, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पहले मल्टीप्लाई कर लो। √x की 1 से करूंगा तो √x आएगा, √x की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 1/2 बोलेंगे। भाई √x को क्या बोलोगे? √x को क्या बोलोगे? x की पावर 1/2, पहले तरीके से लिख लो। और x की मल्टीप्लाई √x से करूंगा, x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगी, तो x की पावर 1 में प्लस हो जाएगा, इसकी पावर 1/2, तो 3/2। ये आ गया मल्टीप्लाई करके, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अभी आपने मल्टीप्लाई करा है, अब इंटीग्रेशन करोगे, समझ में आ गया बेटा? √x की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √x आएगा, √x का मतलब होता है 1/2, तो देखो मैंने ये लिखा है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 1 में प्लस हो जाएगा 1/2, तो 3/2 आएगा, ये रहा 3/2। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का तरीका क्या बताया था? इसमें 1 ऐड कर दो, तो ऐड करो, 1/2 तो पहले ही था, इसमें 1 ऐड कर दो, 1/2 तो पहले ही था, 1/2 पहले, इसमें एक और ऐड हो जाता है, तो 3/2, और जो पावर है वही अपॉन में आता है, माइनस x की पावर 3/2 तो पहले ही था, 3/2 तो पहले ही है, इसमें 1 ऐड कर लूंगा तो 5/2,
5/2 ऊपर है तो 5/2 नीचे आ जाएगा और प्लस का c। अब इस तरीके से लिख लो मेथड से, तो सबसे नीचे जो 2 है ऊपर आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस ये जो सबसे नीचे 2 है ऊपर आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा? पहले हमने ब्रैकेट को तोड़ लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये सिचुएशन आ गई आपके सामने। x की पावर 1/2 x की पावर 3/2, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 बनेगा और 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 5/2 बनेगा। जो पावर ऊपर होती है वो नीचे आ जाता है, पावर नीचे, सबसे नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा, सबसे नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बिल्कुल डरना नहीं है इंटीग्रेशन से। पूरे एक्सरसाइज के अंदर, हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते जाओ, फिर आप देखना कमाल, क्या कमाल होता है। इंटीग्रेशन कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन देखो बेटा, इंटीग्रेशन मुझे करना है फिर से किसका, √x और 3x² प्लस का 2x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले। कुछ बच्चे जो बहुत ध्यान से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं √x के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा पहले, तभी तो सिंपल बन जाएगा ना। पहले √x की मल्टीप्लाई कर लूंगा ब्रैकेट के अंदर तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन कर लूंगा। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3x² है, इसकी मल्टीप्लाई √x मतलब 1/2 पावर प्लस हो जाएगी, तो ये आएगा x की पावर 5/2। पहला हो चुका मल्टीप्लाई, 2 की जगह 2x तो पहले ही था, x की पावर 1 है ना यहां पे। अब दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो 1x की पावर 1 तो पहले ही था, इसमें 1/2 प्लस कर दोगे तो 1 में 1/2 प्लस करोगे तो 3/2। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मत कर देना पहले। √x की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 और √x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2 पहले ही लिख लो इस फॉर्म में, ताकि आपको दिक्कत ना हो इंटीग्रेशन करते हुए। अब मैं √x भी तो लिख सकता था भाई, √x की 3 से करूंगा 3 भी तो लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा ताकि मुझे इंटीग्रेशन करते हुए प्रॉब्लम ना हो। पहले ही सब कुछ तोड़ दिया, पावर के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन पावर का भी होता है पॉलिनोमियल के तौर में। अब ये सब में 1 ऐड करते जाओ, सभी पावर में 1 ऐड करते जाओ, आपका इंटीग्रेशन आता जाएगा। 3x की पावर 5/2 तो पहले ही था, इसमें 1 ऐड कर दो तो 7/2 और यही 7/2 आपका अपॉन में आ जाएगा। क्लियर हो गया? प्लस 2x की पावर 3/2 तो पहले ही था, इसमें 1 ऐड कर दो तो 5/2 और यही 5/2 आपका अपॉन में आ जाएगा। प्लस 3x की पावर 1/2 तो पहले ही था, इसमें 1 ऐड कर लो तो क्या होगा, x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 आ जाएगा प्लस का c। चलिए इसको सही प्रकार से लिख लेते हैं। ये जो सबसे नीचे 2 है ये आपका ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 आपका 4 बन जाएगा 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये 2 आपका ऊपर आ गया 2x की पावर 3/2 प्लस का c, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत इजी तरीके से आराम से सॉल्व करते जाना है, बहुत इजी तरीके से आराम से जल्दबाजी नहीं करना बिल्कुल भी इंटीग्रेशन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो दिक्कत नहीं होगी आपको किसी क्वेश्चन में। अब 16 क्वेश्चन पे आ चुके हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं। जिसने वो 5 कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं पहले फॉर्मूले से डरा देते हैं बच्चों को, तो बच्चा पहले ही फैल गया कि भाई इंटीग्रेशन इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूं। एक भी फॉर्मूला कोई बच्चा मुझे कह नहीं सकता कि मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, अब तक कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा मैंने। 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। चलो बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है 2 की जगह 2 बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट, x की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगा अपॉन में 2, क्योंकि 1 में और ऐड कर दोगे ना तो आप पावर 2 अपॉन में 2 माइनस 3 की जगह 3 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है। सर जी आपको कैसे पता, cos किसका डेरिवेटिव होता है, तो sin का डेरिवेटिव होता है, इसलिए sin लिख दिया मैंने। प्लस ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, आप जाके चेक कर लेना। 2 की जगह 2 लिख दिया, x की पावर 1 था, 1 में 1 ऐड कर दूंगा तो 2/2 माइनस माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन sin होता है, वैसे मैंने आपको लिखवा भी रखा है, 5वां कॉन्सेप्ट था शायद। cos का इंटीग्रेशन sin होता है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, चेक कर लेना एक बार। ex का इंटीग्रेशन ex होता है, सिंपल हो गया, खत्म हो चुका आंसर। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो प्लस का c हो गया आंसर बेटा, कंप्लीट आंसर। चौथे से तरीके से लिख लो, और x² - 3 sin x
प्लस ई की पावर एक्स और प्लस का सी। लो ये आंसर लिख लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये 16 क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब 17 क्वेश्चन पे आ चुका हूं। 17 क्वेश्चन बताओ, अधिकतर क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हमने एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करा। सबसे बड़ी बात, टीचर कहते हैं फॉर्मूले हैं, भाई कहां है फॉर्मूले, मुझे दिख नहीं रहा। भाई कुछ ही फॉर्मूले हैं। आप पहले एक्सरसाइज से ही डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा? पहले एक्सरसाइज से डर जाते हैं। कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल। पहले एक्सरसाइज में 5 कॉन्सेप्ट है, तो मानता हूं 5 कॉन्सेप्ट है। एक पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन आना चाहिए, एक हमें एक्सपोनेंशियल का, एक लॉगरिथम का, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पढ़ा था, ये पता होना चाहिए था। उसके बाद जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भाई एक बताओ 2 की जगह तो 2 ही आएगा। मैं क्या कर सकता हूं, 2 इज कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। भाई 2 में 1 ऐड कर दोगे तो 3 अपॉन में 3, माइनस का 3 की जगह 3। अब साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, जाके चेक कर लेना एक बार, मैंने रूल नंबर 5 में लिखवाया था आपको। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। प्लस 5 की जगह 5। अब एक बात बताओ, अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। भाई अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें 1/2 में 1 ऐड कर दोगे तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, और वही 3/2 आपके अपॉन में आ जाएगी। अब इसको तरीके से लिख लो, ढंग से लिख लो। तो चलो मैं ऊपर यहां पे सॉल्व कर देता हूं। इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस ये जो 2 है ये आपका ऊपर आ जाएगा 10 अपॉन में 3। ये 2 आपका ऊपर आ गया 10 अपॉन में 3, x की पावर 3/2 प्लस c, और दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, केवल 2 लाइन में। ये क्वेश्चन था, ये आंसर है और ये आंसर है, खत्म हो गया, 2 पार्ट में खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं बेटा। एक भी सिंगल फॉर्मूले का मैंने अब तक कोई इस्तेमाल नहीं करा है, और मैं अंतिम तक आपको बता रहा हूं मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। मैं जानता हूं पहले एक्सरसाइज में केवल कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन है सारे के सारे, जो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है उसी का इस्तेमाल है। अगर किसी को डेरिवेटिव नहीं आती तो भी आराम से सीख सकता है। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो ये बात तो हम सबको पता है कि भैया पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक सारे क्वेश्चन इस टाइप के ब्रैकेट में है, तो मल्टीप्लाई कर ली थी हमने, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ली थी, तो पहले मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सेक की सेक से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और प्लस सेक की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x हो जाएगा। नाउ इसका आपको इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है 10x का डेरिवेटिव, सॉरी सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, तो 10x का, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अब मुझे सेक स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर 10x हो जाएगा, जो मैंने रूल नंबर 6 में भी आपको समझाया था, जाके देख लेना, जाके चेक करो। रूल नंबर 5 या 6 जो भी था, लास्ट वाला रूल नंबर 5 था शायद, है ना, रूल नंबर 5 था ना, रूल नंबर 5 में जाके चेक कर लेना। अभी जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में आपको सिखाया था 10, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अब एक बताओ सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x किसका डेरिवेटिव होता है, तो सेक एक्स 10x सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर सेक एक्स होगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है। भाई सेक की सेक से करोगे सेक स्क्वायर, और सेक एक्स और 10x ये आ गया, इसका डेरिवेटिव 10x होता है, इसका डेरिवेटिव सेक एक्स होता है। हो गया, आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने खत्म है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुका हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन करना है मुझे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे पास सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं जानता हूं मैं सेक स्क्वायर को तोड़ सकता हूं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर में, ऐसे तोड़ सकता हूं ना, और कॉसेक स्क्वायर को तोड़ सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर में, तोड़ सकता हूं उसको। नाउ ये जो सबसे नीचे वाला डिजिट होता है वो सबसे ऊपर आता है, रेसिप्रोकल हो गए, ये आपका ऊपर आ जाएगा, पता है ना आपको, ये मेन डिवीजन है। तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल होता है, नीचे जो डेनोमिनेटर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये सबसे ऊपर आ जाता है, तो साइन स्क्वायर सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। और बच्चों
साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है। अब जरा मेरी बात समझना, यही आपको मेन चीज समझनी है, पहले यहां तक दोबारा समझ लो एक बार। सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। सेक स्क्वायर को तोड़ लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में, कॉसेक स्क्वायर को तोड़ लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया, अपॉन में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। तो छोड़ दूं इसे, खत्म कर दूं, नहीं करूं इंटीग्रेशन, लिख दूं सेवा में श्रीमान इस टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं करना ना, तो हमें थोड़ा सा थिंकिंग करनी है। 10th क्लास में वापस जाना है कि क्या मेरे पे टेन स्क्वायर का फॉर्म, मैंने कहा ना कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा है। कोई आपने 19 क्वेश्चन तक कर लिए, एक भी फॉर्मूला कोई ये नहीं बता सकता कि अभी आपने इस चैप्टर इंटीग्रेशन के लिए कोई फॉर्मूला सीखा है, नहीं। जो अपने आप तक डेरिवेशन 10th 11th 12th और 12th में डेरिवेशन तक जो आपने अब तक पढ़ाई मैथ, उन्हीं में सब कुछ है। टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, मैं जानता हूं। तो टेन स्क्वायर का मैं फॉर्मूला से थोड़ा सा सर्च करता हूं कि 10th क्लास में वापस जाता हूं, क्या टेन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है मेरे पास? जी हां, मेरे पास टेन स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। याद करो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये फॉर्मूला बनता है बेटा, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर माइनस 1। टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा क्या? सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर का तो होता है ना इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया था? 10x बताया था। याद करो कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x बताया था। हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आया? तो कहीं भी क्वेश्चन में फंसे नहीं हम। पहले हम पहुंचते गए, हमने 10 स्क्वायर पे आ गया, 10 स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या छोड़ तो सकते नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं कि भाई 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का मेरे फॉर्मूला अवेलेबल है 10th क्लास वाला, कि 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है, सेक स्क्वायर 10 का होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो हो गया आंसर, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो घबराना नहीं, किसी क्वेश्चन को देखकर बहुत आराम से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजीली तरीके से सब हो सकता है। अब 19 के बाद 20 पे आता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो किस प्रकार से 20वां क्वेश्चन 20 सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन करना है 2 - 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इनका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, 2 - 3 साइन कॉस स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं एक चीज तो कर सकता हूं ना, सेपरेट कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन करे पहले एक्सरसाइज में, सेपरेशन करा था हमने, पहले को अलग कर लूं और दूसरे को अलग कर लूं, ऐसा तो कर सकता हूं ना। तो दोनों को मैं सेपरेट करने जा रहा हूं, मैं फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को सेपरेट कर रहा हूं, दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूं। तो पहले को अलग कर लो, तो 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर अलग हो जाएगा, और माइनस का 3 साइन एक्स, और अपॉन में कॉस स्क्वायर अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया बेटा, पहले के अपॉन में भी लिख दिया, दूसरे के अपॉन में भी लिख दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। नाउ जा ध्यान से देखो, 2 की जगह तो 2 रहेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को अपोजिट ले जाओगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया बेटा? 2 की जगह 2 रहेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है, या वैसे भी कॉस स्क्वायर को पलट दोगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 3 की जगह 3 रहेगा, एक साइन और एक कॉस, एक साइन और एक कॉस ले लो, एक साइन और एक कॉस, एक साइन यहां से ले लो और एक कॉस यहां से ले लो, तो बन गया 10x। एक साइन ले लिया और एक कॉस ले लिया, साइन और कॉस 10 होता है, और एक कॉस अब भी बच गया, कॉस को उल्टा कर दो तो सेक x बन जाएगा। अब आपके सामने सब कुछ है, सब कुछ है इंटीग्रेशन करने के लिए। देखो कैसे, 2 की जगह 2 आ गया फिर से। क्या सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? यस होता है, इसका इंटीग्रेशन 10x होता है, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव ये मौजूद होता है। माइनस 3 की जगह 3 सेक एक्स 10x, क्या सेक एक्स 10x किसी का इंटीग्रेशन होता है? या सेक एक्स 10x किसका इंटीग्रेशन होता है? ये इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का। सेक एक्स 10x किसका इंटीग्रेशन होता है? ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो ये जो होगा वो मेरा आंसर आ गया। जी हाँ, कंप्लीट आंसर आ चुका है। दोबारा समझ लो, मैंने पहले को अलग कर लिया, सेकंड को अलग कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सेपरेट कर लिया, सेपरेशन बोलते हैं इसको। नाउ 2 की जगह 2 आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल करोगे सेक स्क्वायर बन जाएगा, -3 की जगह -3, एक साइन और एक कॉस मिलकर 10 बन जाएगा, और एक कॉस अब बन गया तो एक कॉस सेक बन जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक x होता है। और अगर मुझे नहीं पता तो मुझे डेरिवेशन तो पता है ना, कि भाई सेक स्क्वायर किसका डेरिवेशन होता है? तो 10x का होता है। सेक एक्स 10x किसका डेरिवेशन होता है? तो सेक x का होता है। इस तरह से कर लो, कैसे भी कर लो, डेरिवेशन आता तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नाउ अब आते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लगाएंगे, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल ही होता है, तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे डायरेक्ट। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो हम एंटी डेरिवेटिव मतलब मेथड इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इंटीग्रल करेंगे। चलिए इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले इसका मतलब बताओ, इसका मतलब आपको पता हो तो कर लोगे। इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, इसको ऊपर ले जाओ तो एक्स की पावर -1/2 बोलेंगे, इसे -1/2 बोलेंगे इसको। क्लियर हो गया? अपॉन में है ना बेटा, अपॉन में है, अंडर रूट एक्स अपॉन में है, इसको रेसिप्रोकल करोगे एक्स की पावर माइनस में हो जाएगी। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में पता है कि हमें 1 ऐड करना होता है, एक्स की पावर 1/2 तो पहले ही है, इसमें हमें 1 ऐड करना है, तो 1/2 में 1 ऐड कर लूंगा तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर क्या है तो -1/2 है, इसमें 1 ऐड करूंगा तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो एक्स की पावर 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। अच्छा ये लिखना भूल गया, 3/2 और 1/2 है ना, बाद में लिख दो कोई बात नहीं, जो पावर है वही नीचे आ जाएगी, हमें पता है बात, जो पावर है वही आएगी, जो पावर है वही आएगी, खत्म हो गई बात। अब इसे तरीके से लिख लो, 2 आपका ऊपर आ जाएगा तो 2/3 बन जाएगा और x की पावर 3/2 कहलाएगा, 1/2 2 आपका ऊपर आ जाएगा तो 2 प्लस 2 और x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, जिसे आप अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हो, आप इसे अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हो, और प्लस का c, तो ऑप्शन चूज करते हैं 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c, ये तो c पार्ट है, c है इसका रिक्वायर्ड आंसर, चेक कर लो एक बार, c एज इट इज यही आ रहा है, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c मैच कर रहा है एज इट इज, तो c इसका आंसर होगा। MCQ था बेटा ये क्वेश्चन नंबर 21, और आखिरकार हम एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, अंतिम क्वेश्चन है। और आप ये बात तो मानते होंगे ना, मैंने पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी आपको किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करने दिया, कोई मैंने नया फॉर्मूला कुछ नहीं बताया आपको। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि पहला एक्सरसाइज स्टार्ट होता है फॉर्मूला जरूर बताते हैं, मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया अब तक। जो डेरिवेशन जिसको आती है वो आराम से उसको इजीली समझ में आता है कि क्या करना है, क्या हो रहा है, क्योंकि डेरिवेशन अच्छी से आती है, और डेरिवेशन थोड़ी बहुत भी आती है तो भी आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा, क्या है आपके पास, आपको d/dx लिखा हुआ है और साथ में fx लिखा हुआ है फंक्शन कि 4x³ है माइनस का 3/x की पावर 4 है। एक चीज और गिवन है कि f2 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो कह रहा है fx फाइंड करो। आपको fx फाइंड करना है कि फंक्शन क्या होगा, आपको फंक्शन फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना है आपको। तो मैं d/dx कब हटा सकता हूं, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से d/dx कट जाता है, क्योंकि d/dx डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव होता है। तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां भी इंटीग्रेशन यहां भी इंटीग्रेशन, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इससे क्या फायदा होगा कि ये वाला चीज जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया, आपके पास बचा fx। हाँ आपको इसका इंटीग्रेशन जरूर करना पड़ेगा, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए। 4 की जगह 4, x की पावर 3 है, x की पावर 4/4, भाई एक ऐड हो जाता है ना, एक ऐड। हाँ थोड़ी दिक्कत होती है शुरू में, हमें डेरिवेटिव याद है ना, हमें तो प्रैक्टिस डेरिवेटिव की है, तो नॉर्मली 1-2 दिन क्लास में दिक्कत होगी, आपको होगा 3 आगे आ जाएगा 12, आपके दिमाग में चला होगा 12 है ना, दिमाग में चला होगा 12, लेकिन 1-2 दिन में आप समझ में आ जाएगा कि इसमें पावर ऐड होता है। 3 था ना, 1 ऐड कर दो तो 4, और वही 4/में आ जाएगा -3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की पावर -4, इसका मतलब है 3 तो माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, इसका मतलब है x की पावर -4। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें 1 ऐड कर दूंगा, और ऐसे ही -4 में 1 ऐड कर दूंगा, तो यहां बचेगा -3 और यहां बचेगा -3, तो x की पावर -3 बचा और अपॉन में भी -3 बचा, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, और प्लस में c लिख दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फंक्शन इक्वल टू क्या बचा, एक बचा x की पावर 4 बचा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, x की पावर माइनस में है तो इसे अपॉन में लिखेंगे x³ और c की जगह c लिखेंगे एज इट इज। अब आपको f2 की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब है आपको x की जगह 2 पुट करना है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। f2 की वैल्यू 0 है तो x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 2 पुट करो, 2 की पावर 4 आपका 16 होता है,
2 की पावर 4 आपका 16 होता है। क्लियर हो गया? 2 की पावर 4 आपका 16 होगा। 1 अपॉन 2 की पावर 3 आपका 8 होगा, प्लस c की जगह c आ जाएगा एज इट इज। f2 बेटा f2 की वैल्यू दे रखी है 0, f2 की वैल्यू 0, तो इस f2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इनका एलसीएम ले लूंगा, 1 और 8 का एलसीएम 8 होता है, 16 8 जा 128 होता है, और 1 की 1 से करूंगा 1 प्लस का c। नाउ 0 की जगह 0 इक्वल टू 128 में 1 ऐड कर दूंगा तो 129 अपॉन में 8 प्लस का c बचेगा। ये जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, माइनस 129 अपॉन में 8। किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू आ गई। आपने c की वैल्यू फाइंड कर ली, c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। एक बार दोबारा समझो, शुरू से, स्टार्टिंग से अब तक, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है। एक बार शुरू से हम लास्ट तक समझ लेते हैं कि अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या। आपके पास एक फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ था, आपको पहले d अपॉन dx हटाना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास फंक्शन बच गया 4 की जगह 4, x की पावर 4 अपॉन में 4, इंटीग्रेशन कर दिया आपने, -3, इसका इंटीग्रेशन ये आया था, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x की पावर 4 बचा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, x की पावर माइनस में अपॉन में आ जाएगा, प्लस का c। ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, एक्चुअल में ये फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन है आपके रियल में फंक्शन ये था, रियल में इसका जो था फंक्शन ये था। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f2 की वैल्यू 0 है, इट मींस x की जगह मुझे 2 पुट करना पड़ेगा, तो x की जगह 2, x की जगह 2 16, x की जगह 2 8, c की जगह c, 1 और 8 कैल्सियम 8, 16 8 जा 128, 1 की 1 से करूंगा 1, दोनों को ऐड करो 129 अपॉन 8 प्लस का आपका माइनस आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे c की वैल्यू थोड़ी पूछा था, हमसे फंक्शन पूछ रहा था। तो फंक्शन क्या था? देखो फंक्शन क्या था आपका, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3, 1 अपॉन x की पावर 3, और प्लस में c, और c की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने? c की वैल्यू आई थी -129 अपॉन में 8, x की पावर 4, x की पावर 4, ये जैसा है वैसे लिख दिया, c लिखा हुआ है, और c की वैल्यू आई थी -128 अपॉन में 8। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और इस हिसाब से जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो शायद पहला ऑप्शन ही मैच हो गया, तो ए जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ए पे आप करेक्ट आंसर टिक कर दोगे। समझ आ गया बेटा? तो इस हिसाब से बेटा आपने पहला एक्सरसाइज खत्म कर दिया विदाउट फॉर्मूला, बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, केवल डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करा। कोई नया फॉर्मूला, कुछ नई चीज हमने नहीं सीखी, केवल हमें डेरिवेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आता था। मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल का डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैसे संबंध है, दोनों आप रिलेटेड है, तो इसलिए आपको पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन आना चाहिए। पहले एक्सरसाइज के लिए आपको बेसिकली क्या क्या आना चाहिए? एक तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, पावर एक ऐड होती है वही नीचे आ जाती है। तीसरा आपने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कैसा होता है, तो एज इट इज रहता है, हाँ 3 और 2 है तो वो अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। अगर log x का है तो log x का कॉन्सेप्ट आपको बताया, और ट्रिग्नोमेट्री में केवल उन्हीं का इंटीग्रेशन बताया जिसका हमें डेरिवेटिव पता था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने पहला एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट कर लिया। पहले एक्सरसाइज के साथ आप एग्जांपल जरूर कर लेना। 4 एग्जांपल थे, हालांकि मैंने एक एग्जांपल मैंने ही आपको करा दिया था स्टार्टिंग में, बट आपको होमवर्क देके जा रहा हूं बेटा। एग्जांपल 1 से लेकर 4 तक ये जरूर आप करना। पहले एक्सरसाइज आपको पूरा करना है, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है ये 22 क्वेश्चन, और साथ में आप जो एग्जांपल दिए मैं 4, जिसमें फर्स्ट तो मैंने कहा दिया था, फिर भी आप बाकी पहला एग्जांपल दोबारा कर लेना। तो जरूर करना, किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी प्रॉब्लम, मुझे पक्का पता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, और नए थ्योरी के साथ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, और अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए पहले पढ़िए। ठीक है बेटा, बाय बाय।